उस रात जब पूरा भारत सो चुका था, लोकतंत्र की मौत हो चुकी थी और एक तानाशाह महिला ने कुर्सी की लालच में पूरे देश को 21 महीनों तक तरपाया। इमेजिन करो आप एक दिन सोकर उठते हो और आपको मालूम पड़ता है कि आपके शहर की इलेक्ट्रिसिटी कट कर दी गई है, न्यूज़पेपर एजेंसीज पे ताला लगा दिया गया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को कुचल दिया गया है, जुडिशरी का अस्तित्व मिटाया जा चुका है और अपोजिशन लीडर्स को अपराधियों की तरह जेल में घूसा जा चुका है। तब आप कैसे बता पाओगे कि आपके देश में डेमोक्रेसी जिंदा है या नहीं? अब आप सोच रहे हो कि मैं ये कैसा बेहुदा सवाल कर रहा हूं, लेकिन ये बेहुदा सवाल नहीं है। ये वही सवाल है जो आज से ठीक 51 साल पहले सन 1975 में हर भारतवासी के जहन में उठा था, जिसका जवाब ढूंढने में उन्हें 21 महीने लगते। 25 जून की आधी रात एक कागज पर साइन होता है और डेमोक्रेसी का गला घोट दिया जाता है। आज इस वीडियो में मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा, इंडिया बिफोर इमरजेंसी, राइज ऑफ इंदिरा गांधी और उनका लिया गया वो फैसला जिसे देश आज तक नहीं भूल पाया। तो चलिए शुरू करते हैं। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आप सभी गहरे और व्यापक षड्यंत्र से अवगत होंगे जो उस समय से रचा जा रहा है जब से मैंने भारत के जनसाधारण के लाभ के लिए कुछ प्रगतिशील उपाय करने शुरू किए। प्रजातंत्र के नाम पर प्रजातंत्र के काम को ही नकारने की कोशिश की जा रही है। साल 1947, भारत बस अभी अभी आजाद हुआ है और पंडित जवाहरलाल नेहरू इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे। लोग खुश थे कि उन्हें आजादी मिली, लेकिन आजादी के साथ कुछ चैलेंजेस भी आए। पार्टीशन, पॉवर्टी, हंगर और इलिटरेसी। नेहरू जी ने इसे ठीक करने की पूरी कोशिश की। प्लानिंग कमीशन लाया, आईआईटी बनवाया और डैम्स कंस्ट्रक्ट कराए। नेहरू जी ने इंडिया को एक सोशलिस्ट डायरेक्शन दिया, लेकिन 1964 में नेहरू जी का निधन हो जाता है और फिर लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन इसके ठीक 2 साल बाद ही 1966 में उनकी भी ताशकंद में सडन डेथ हो जाती है। और अब इस वैकम में एक नाम इमर्ज होता है, एक ऐसी औरत का जिसे कांग्रेस के ही लीडर्स गूंगी गुड़िया कहते थे, द डम्ब डॉल। इंदिरा गांधी, नेहरू जी की बेटी, 1966 में इंडिपेंडेंट इंडिया की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर और अब तक की इकलौती वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनती है। कांग्रेस के इंटरनल इलेक्शन में मोरारजी देसाई को हराकर कांग्रेस के सीनियर लीडर्स, जिन्हें लोग सिंडिकेट कहते थे, उन्हें लगा कि इंदिरा उनके हाथ की पपेट बनकर रहेगी, लेकिन उनका सोचना गलत था, क्योंकि 1969 में इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को ही तोड़ दिया और अपना एक खुद का फैक्शन बनाया, कांग्रेस आर। 1969 में इंदिरा की गवर्नमेंट ने बैंक्स को नेशनलाइज किया, डायरेक्टली आम आदमी के हित में बातें करी। इसी वजह से वो प्रो पुअर, प्रो दलित्स के रूप में इमर्ज हुई और उन्हें नेशन वाइड दलितों का सपोर्ट मिलने लगा। फिर आया 1971 का इलेक्शन, जिसमें अपोजिशन का स्लोगन था इंदिरा हटाओ और इंदिरा गांधी का काउंटर स्लोगन था गरीबी हटाओ। उस इलेक्शन में इंदिरा गांधी की पार्टी ने 518 में से 352 सीट्स जीतकर ह्यूज विक्ट्री हासिल करी। और फिर उसी साल दिसंबर 1971 में इंडिया ने पाकिस्तान के साथ लिबरेशन वॉर लड़ा, जिसके बाद ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना। और अब इंदिरा गांधी को नेशन वाइड सपोर्ट मिलने लगा। लोग उन्हें दुर्गा कहने लगे, मतलब इंदिरा गांधी एक गॉडली फिगर बन चुकी थी। लेकिन कहते हैं ना कि पावर का नशा कभी ना कभी इंसान को अंधा कर ही देता है। 1971 के बाद रियलिटी सामने आई, क्योंकि गरीबी हटाओ सिर्फ एक पावरफुल स्लोगन ही था, क्योंकि एक्चुअल में गरीबी कभी हटी ही नहीं। 1973 में ग्लोबल ऑयल क्राइसिस आया, इन्फ्लेशन आसमान छूने लगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा, फूड शॉर्टेज होने लगी, भूखमरी से लोगों की जान जाने लगी और इंदिरा गांधी के खिलाफ लोगों में गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। 1971 में गुजरात में स्टूडेंट सड़क पर आ गए फी हाइक के अगेंस्ट। एजुकेशन मिनिस्टर की रेजिग्नेशन मांगने लगे और ये प्रोटेस्ट इतना बढ़ गया कि स्टेट गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ा। और बिहार में तो कुछ और भी बड़ा प्लान हो रहा था। एक फ्रीडम फाइटर जो कई सालों से पॉलिटिक्स से दूर थे, वो वापस आ चुके थे, जयप्रकाश नारायण, जिन्हें जेपी के नाम से जाना जाता है। वो गांधी जी के समय के एक लेजेंड थे। जयप्रकाश नारायण ने बिहार के स्टूडेंट मूवमेंट को लीड किया और उसे एक नेशनल मूवमेंट बनाया और इस मूवमेंट को नाम दिया संपूर्ण क्रांति, यानी टोटल रिवॉल्यूशन। जयप्रकाश नारायण जी की एक ही डिमांड थी, इंदिरा गांधी इस्तीफा दो। मई 1974 में जॉर्ज फर्नांडिस ने रेलवे वर्कर्स के प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किया और पूरे 3 हफ्ते तक रेलवे ठप पड़ा रहा। और ये एक डायरेक्ट चैलेंज था इंदिरा गांधी को। लेकिन सबसे बड़ा धमाका तो 12 जून 1975 को हुआ, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी की 1971 की रायबरेली इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर किया, क्योंकि इंदिरा गांधी ने उस इलेक्शन में स्टेट मशीनरी का यूज किया था और इसी वजह से इंदिरा गांधी को
6 साल तक इलेक्शन लड़ने से रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया। मतलब टेक्निकली इंदिरा गांधी अब प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सकती थी। जयप्रकाश नारायण ने दिल्ली की रामलीला मैदान में 25 जून 1975 को एक मैसिव रैली ऑर्गेनाइज किया। वहां उन्होंने कहा कि पुलिस को भी इंदिरा गांधी की अनजस्ट ऑर्डर मानने से इनकार करना चाहिए। इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने इसे रिबेलियन इंसाइटमेंट माना और उसी रात यानी 25 जून 1975 की रात इंदिरा गांधी ने प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद को एडवाइस किया कि वो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करे। भारतीय संविधान के आर्टिकल 352 इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे प्रेसिडेंट ने भी उस एडवाइस पे साइन कर दिया और उसी रात भारत के लोकतंत्र पे राजनीतिक ग्रहण छा गया। अगली सुबह जब लोग उठे तो उन्हें कुछ खबर ही नहीं थी, क्योंकि अखबार उन तक पहुंचा ही नहीं। जब उन्होंने रेडियो ऑन किया तो पूरा देश शॉक हो गया। देश को एक एक करके 3 झटके मिले। पहला झटका था प्रेस सेंसरशिप। दिल्ली में जितने भी ऑफिशियल न्यूज़पेपर की प्रिंटिंग प्रेस थी, वहां की इलेक्ट्रिसिटी रात को ही कट कर दी गई थी ताकि न्यूज़पेपर सरकार के अगेंस्ट कुछ ना छाप सके। अगर उन्हें कुछ छापना भी है तो उन्हें गवर्नमेंट की प्रेस एडवाइजर कमेटी से परमिशन लेनी पड़ेगी। दूसरा झटका था मास अरेस्ट। जितने भी अपोजिशन के बड़े दिग्गज लीडर्स थे उन सभी को अरेस्ट कर लिया गया, जैसे जेपी नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, अरुण जेटली जो कि उस वक्त स्टूडेंट लीडर थे, एलके अडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, चरण सिंह, इन सभी को अरेस्ट कर लिया गया। और करीब 1 लाख लोग, जिनमें पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, जर्नलिस्ट और डिसेंडेंट शामिल थे, उन सभी को जेल में डाला गया। तीसरा झटका था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया ताकि कोई कोर्ट भी इंदिरा गांधी के इलेक्शन को चैलेंज ना कर सके। मतलब इंदिरा गांधी खुद को कानून और जुडिशरी दोनों से ऊपर रखना चाहती थी और इसी कारण 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है, उसे पास किया गया और फंडामेंटल राइट्स को प्रैक्टिकली सस्पेंड किया गया। और फिर आता है वो चैप्टर जिसे इमरजेंसी का सबसे भयानक पल माना जाता है, संजय गांधी एंड फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन। संजय गांधी इंदिरा गांधी के छोटे बेटे थे। वैसे तो वो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड नहीं करते थे, लेकिन उनकी पावर एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जैसी थी। संजय गांधी ने फैमिली प्लानिंग के नाम पे फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन यानी नसबंदी कैंपेन चलाया। पुलिस और डॉक्टर्स को टारगेट दिए गए कि गरीबों को पकड़कर जबरदस्ती उनका नसबंदी करो। इसके कुछ इंसिडेंट्स इतने दर्दनाक हैं जो आप जाकर गूगल पर पढ़ सकते हो। मतलब लिटरली लोगों को किडनैप किया गया और उन्हें गाड़ी में डालकर उनकी नसबंदी करी गई। बहुत लोगों की इससे जान चली गई। दिल्ली में स्लम्स तोड़ दिए गए बिना लोगों को प्रायर नोटिफिकेशन दिए। और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एंटी स्टेरिलाइजेशन प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया। लेकिन इससे पहले कि प्रोटेस्ट इंटेंस होता, पुलिस ने इसे कंट्रोल करने के लिए लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे करीब 300 लोगों की मौत हो गई। ये वो इमरजेंसी थी जहां एक प्राइम मिनिस्टर अपने अनइलेक्टेड बेटे के साथ मिलकर पूरे देश को अपनी मुट्ठी में कर लिए थे। लेकिन फिर जनवरी 1977 को इंदिरा गांधी ने एक शॉकिंग अनाउंसमेंट किया। इंदिरा गांधी ने अनाउंस किया कि एक फ्रेश इलेक्शन ऑर्गेनाइज की जाएगी। दरअसल इसके पीछे भी एक रीजन है। इंदिरा गांधी को उनके इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से ये इन्फो मिला था कि अगर इलेक्शन ऑर्गेनाइज किया जाता है तो इंदिरा गांधी की जीत पक्की है। लेकिन शायद उनके इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को किसी और की ही इन्फो मिल चुकी थी। खैर 1977 में कांग्रेस आर को एक ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ा। इंदिरा गांधी अपनी खुद की सीट रायबरेली से हार गई। उनके बेटे संजय गांधी अमेठी की सीट से हार गए और जनता पार्टी, जो कि अपोजिशन पार्टी का एक कोएलिशन था, वो मेजॉरिटी में आया। और अब लोगों की उम्मीद जनता पार्टी से जुड़ चुकी थी। मोरारजी देसाई, जिन्हें इंदिरा गांधी ने जेल में डाला था, वो भारत के पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर बने। और इसी इलेक्शन में इंडिया के वोटर्स ने ये प्रूव किया कि आप डेमोक्रेसी को दबाकर कुछ वक्त तक रोक जरूर सकते हो, लेकिन जब भी मौका मिलेगा लोग बदला जरूर लेंगे। तो ये थी इमरजेंसी की कहानी। आज 25 जून है और आज से ठीक 51 साल पहले इसी दिन इमरजेंसी को लागू किया गया था। और साल 2024 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी दिन को संविधान हत्या दिवस या कॉन्स्टिट्यूशन मर्डर डे डिक्लेयर किया। तो दोस्तों, इसीलिए हिस्ट्री जानना जरूरी है ताकि आप वो गलतियां दोबारा ना दोहराएं। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर इस चैनल पे नए हैं तो कमेंट करें। और हाँ, अगर ऐसे ही वीडियो आप किसी और टॉपिक पे चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड जय हिंद।